नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेविड रत्न एग्जाम स्टडी में। हमने पिछली अपनी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली और आज हम अगली टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं जो हमारे यूपी टेट, यूपी सुपर टेट एवं केवीएस की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश अध्यापक परीक्षा से लिए गए हैं। सभी 2019 की जो अध्यापक परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश की यूपी सुपर टेट, उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहें हमारी आज की टेस्ट सीरीज में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं हम आज की अपनी टेस्ट सीरीज पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। बताना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर 2 है मकर रेखा के दक्षिण में। ऑप्शन नंबर 3 है भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का हमारा दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी, वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन अगुलाहास धारा। ऑप्शन नंबर 2 लेब्राडोर धारा। ऑप्शन नंबर 3 फ्लोरिडा की धारा। ऑप्शन नंबर 4 कनारी की धारा। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अगुलाहास की धारा। अगुलाहास की धारा जो है वो अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 असम। ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम। ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 परिवार का उपभोग भी है। ऑप्शन नंबर 2 प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर 3 प्रति व्यक्ति भी है। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परिवार का उपभोग व्यय। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर सच्चिदानंद। ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 4 प्रोफेसर HC मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारा, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन 1 1920 में। ऑप्शन नंबर 2 1925 में। ऑप्शन नंबर 3 1930 में। ऑप्शन नंबर 4 1935 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1925 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को लॉक कर देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, भारत में अब स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है। इन चारों में से बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन 2 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 3 पेरिया राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 4 मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा वो भारत में सबसे पहले नहीं प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो स्थापित किया गया था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो जो नेगेटिव क्वेश्चन यानी नेगेटिविटी होती है ऑप्शन में वो हमारा गलत है। कभी शिक्षण में नेगेटिविटी नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है। बताएं दोस्तों। ऑप्शन में समाज विस्तार करना। ऑप्शन नंबर 2 रोजगार वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर 3 नामांकन संख्या बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 4 अध्यापकों का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नामांकन संख्या बढ़ाना। मिड डे मील का जो
कार्यक्रम का जो हमारा प्रमुख कारण था वो था नामांकन संख्या बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है हमारा, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत है वो हमारा कौन से मनोविज्ञानी ने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 पावलोव, ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 3 स्किनर, ऑप्शन नंबर 4 कोहलर। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया जो था हमारी थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन हमारा, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, यानी कि पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 ऑटिज्म, ऑप्शन नंबर 2 डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 3 डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन नंबर 4 एप्रैक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डिसलेक्सिया। तो पढ़ने लिखने की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? ऑप्शन नंबर H.V. बर्नेट, ऑप्शन नंबर 2 E.M. रोजर्स, ऑप्शन नंबर 3 M.B. माइल्स, ऑप्शन नंबर 4 एलन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 E.M. रोजर्स। E.M. रोजर्स द्वारा कहा गया नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? ऑप्शन नंबर 1 हार्टोग समिति ने, ऑप्शन नंबर 2 यशपाल समिति ने, ऑप्शन नंबर 3 मेहता समिति ने, ऑप्शन नंबर 4 जाकर हुसैन समिति ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हार्टोग समिति ने। हार्टोग समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था सर्वप्रथम। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन हमारा, परम शून्य स्थित होती है बताना है दोस्तों। नंबर 1 नामित स्केल में, नंबर 2 आंतरिक स्केल में, ऑप्शन नंबर 3 कृमित स्केल में, ऑप्शन नंबर 4 आनुपातिक स्केल में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आनुपातिक स्केल में। परम शून्य स्थित जो होती है वो आनुपातिक स्केल में होती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है हमारा, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पाठ प्रस्तावना कौशल का जो मुख्य संगठक है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्व ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 व्याख्यान, ऑप्शन नंबर 3 श्याम पटलेखन, ऑप्शन नंबर 4 गृह कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो है हमारी पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हमारा, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर 1 1986 में, ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1992 में, ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 2005 में, ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 2009 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 2005 में। तो ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को, एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। ये परिभाषा दी है। ये परिभाषा कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 S.N. मुखर्जी द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 कैम्बेल द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 बेलफेयर ग्राहम द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 वेलफेयर ग्राहम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? तो बताना है दोस्तों, भारतीय पुनर्वास परिषद जो हमारी इसकी स्थापना में किस उद्देश्य के लिए की गई है? तो ऑप्शन नंबर 1 दूरस्थ शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर 3 दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए। भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए के उद्देश्य से स्थापित की गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है 19। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर 1 मस्तकाधोमुखी नियम, ऑप्शन नंबर 2 निकट से दूर का नियम, ऑप्शन नंबर 3
एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर 3 ना तो एक और ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों। विकासात्मक दिशा का नियम जो है उसमें दोनों ही ये नियम शामिल हैं, यानी कि मस्तकाधोमुखी नियम और नंबर 2 निकट से दूर का नियम। तो ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है हमारा, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है इन चारों में से? ऑप्शन नंबर 1 जैविक, ऑप्शन नंबर 2 मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सजातीय, ऑप्शन नंबर 4 सांस्कृतिक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सांस्कृतिक। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सांस्कृतिक। तो ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है हमारा, ब्रेल लिपि के जनक हैं। ब्रेल लिपि के जनक कौन है बताना है। ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स ब्रेल, ऑप्शन नंबर 2 लुई ब्रेल, ऑप्शन नंबर 3 बारबियर ब्रेल, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लुई ब्रेल। लुई ब्रेल जो है ब्रेल लिपि के जनक कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 स्किनर ने, ऑप्शन नंबर 2 स्पिनोविच ने, ऑप्शन नंबर 3 पावलोव ने, ऑप्शन नंबर 4 बिने ने। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 पावलोव ने। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन हमारा, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताने। हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 1 कैटेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 गाल्टन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 टर्मेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 पियर्सन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गाल्टन के द्वारा। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक जो लिखी गई है वो गाल्टन के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर देंगे। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? बालक के विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है बताना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ऑप्शन नंबर 2 पौष्टिक भोजन, ऑप्शन नंबर 3 रोग तथा चोट, और ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो बालक का जो विकास को प्रभावित करते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी करती हैं, पौष्टिक भोजन भी करता है, रोग तथा चोट भी करती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ये सभी जो हैं बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे 24 क्वेश्चन का संकलन रहा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।